हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब। होप सो अच्छे होंगे सभी। ओके। और लास्ट वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, उसके लिए आप सभी से बहुत ज़्यादा सॉरी, तहे दिल से सॉरी। गलत हो गया, सिर्फ नो का डिफरेंस रह गया। ऑप्शंस में मैंने नो वाला वर्ड ज़्यादा डाल दिया। ठीक है, वो क्वेश्चन इसको एक बार और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फोटोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फोटोन्स, ये क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास photons rest mass is 0, photons momentum is h nu by c, photons energy is h nu, एंड लास्ट ऑप्शन था जो हमारे पास वो था photons exert no pressure। और ऊपर मैंने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सी ऑप्शन है वो गलत है, या कौन सा व्यू है जो क्या है गलत है फोटोन्स के लिए। तो एक्चुअल में इसमें से कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ये सभी के सभी ऑप्शन क्या है सही हैं फोटोन्स के बारे में। फोटोन्स का रेस्ट मास भी ज़ीरो होता है, फोटोन्स का मोमेंटम एच न्यू बाई सी होता है, और जो फोटोन्स की एनर्जी होती है वो क्या होती है एच न्यू होती है। ठीक है, एंड फोटोन्स एक्सर्ट नो प्रेशर, और फोटोन्स हैं जो वो प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करते। ठीक है, एक्चुअल में यही है। और जो मैंने ऑप्शन बताई थी वो बताई थी कि फोटोन्स एक्सर्ट नो प्रेशर, ये सही ऑप्शन है। मीन्स मैंने ये बोला था कि जो फोटोन्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, बट ऐसा नहीं है, फोटोन्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, फोटोन्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो सभी ऑप्शन है सभी के सभी सही है। ठीक है, ये फोटोन्स की ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। डन, ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइफ्रैक्शन। है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होता था हमारे पास कि एक सोर्स होता था। ठीक है, और एक सोर्स से जो वेव फ्रंट आ रहा होता था, एक सोर्स से जो वेव फ्रंट आ रहा होता था उसको हम दो पार्ट्स में, दो स्लिट्स लेके उसको डिवाइड करते थे। मीन्स हम वेव फ्रंट को क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ठीक है, और जो वेव हमारे पास दोनों स्लिट्स से आती थी वो सुपर इम्पोज करके हमारे पास क्या देती थी कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न देती थी, जिसमें हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलती थी। ठीक है, बट अब जो डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन में भी हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं वो क्या करती हैं, सुपर इम्पोज ही करती हैं। डाइफ्रैक्शन में भी हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज ही कर रही हैं और हमारे पास पैटर्न दे रही हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। बट फ़र्क क्या है, उसमें हमारे पास क्या होते थे, दो पार्ट्स से मीन्स जैसे स्लिट्स थी हमारे पास, दो स्लिट्स थी ऐसे। ठीक है, दो स्लिट्स थे S1 और S2, दोनों स्लिट से एक से यहाँ वेव आती थी और एक से यहाँ वेव आती थी। दोनों से जो वेव्स आती थी वो सुपर इम्पोज करके हमारे पास क्या देती थी, इंटरफेरेंस पैटर्न देती थी। ठीक है जी, बट डाइफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डाइफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, एक ही पोर्शन है। ठीक है, उसमें दो पोर्शन थे, दो पोर्शन से लाइट वेव्स आके हमारे पास सुपर इम्पोज करती थी। बट डाइफ्रैक्शन में क्या है, पोर्शन हमारे पास एक ही है। ठीक है, पोर्शन हमारे पास एक ही है, लाइक दिस पोर्शन हमारे पास एक ही है। ठीक है, जैसे ये ए बी वाली ये चीज़ है, एक ही है। इसके जो ए बी वाला ये पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है, और इसके जो इस पोर्शन के डिफरेंट पार्ट्स से, इस पोर्शन के ए बी वाले पोर्शन के डिफरेंट पार्ट से जो लाइट वेव्स आती हैं वो सुपर इम्पोज करके हमें जो पैटर्न देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ही बनती हैं। ठीक है, डिफरेंस है इंटरफेरेंस पैटर्न और डाइफ्रैक्शन पैटर्न में, ऐसा नहीं है कि सेम है।
ठीक है। सेम क्या चीज़ है, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों फिनोमिना में हमारे पास जो लाइट वेव्स है वो सुपर इम्पोज करती हैं। बस फ़र्क क्या है हमारे पास कि जो इंटरफेरेंस है उसमें हमारे पास दो अलग अलग पार्ट्स से लाइट वेव सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है। बट डाइफ्रैक्शन में हमारे पास एक ही पार्ट के एक ही पोर्शन के डिफरेंट पार्ट से जो लाइट वेव्स आती हैं, जैसे ए बी वाला ये चीज़ है, ठीक है। मान लो ये ए और बी है, ए बी पोर्शन के डिफरेंट पार्ट्स से ये कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इनसे जो लाइट वेव्स आती हैं वो सुपर इम्पोज करके हमारे पास जो पैटर्न देती हैं वो डाइफ्रैक्शन का पैटर्न है, ठीक है जी। और डाइफ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डाइफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन क्या है हमारे पास? बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स और एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या है? हमारे पास कोई भी रुकावट है, मीन्स जैसे कि हमें पता है कि जो लाइट है वो हमारे पास क्या करती है, लाइट है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। लाइट है जो हमारे पास, लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है जी। और जब इसके पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाती है, कोई भी रुकावट आ जाती है, तो ये क्योंकि ये ओपेक है, तो इसमें से लाइट तो क्रॉस कर नहीं सकती, तो इट मीन्स जो लाइट है वो अपना पाथ क्या करेगी, चेंज करेगी, ठीक है। जब ये अपना पाथ चेंज करेगी तो ये जो भी ऑब्स्टेकल होगा उसके कॉर्नर से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। जब ये बेंड होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन, ठीक है। डाइफ्रैक्शन हमारे पास क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स और एजेस ऑफ अ ऑब्स्टेकल, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, डाइफ्रैक्शन क्या है। देखिए लाइट है वो हमारे पास क्या करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। बट जब इसके पाथ में जब कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है, जब कोई भी ओपेक मीडियम आ जाता है जिसमें लाइट नहीं क्रॉस कर सकती, तो ये अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। पाथ चेंज नहीं करेगी मीन्स लाइट है जो वो तो इधर सभी ओर से स्प्रेड हो रही है, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन होगा इसमें लाइट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और इसके कॉर्नर से लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंड होके पास हो जाएगी, बट ये जाएगी हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन पाथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आएगा, आपके पास जो पैटर्न आएगा इस वजह से, तो जो ये वेव्स होंगी हमारे पास ऑब्स्टेकल को पास कर जाएंगी, ठीक है। और मीन्स ऑब्स्टेकल से क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, और जब ये बेंड हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे सुपर इम्पोज करके आपको क्या देंगी, डाइफ्रैक्शन पैटर्न देंगी, और आपको शेडो मीन्स जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए जैसे ये है ऐसे सोर्स है, ठीक है, ये ए बी हमारे पास क्या एक स्लिट है, मीन्स एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल है। सोर्स से लाइट इस पोर्शन में से ऐसे पास होगी, ठीक है। सोर्स से जो लाइट है वो ए बी जो ऑब्स्टेकल है, ए बी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब जब कॉर्नर से बेंड होकर लाइट इस तरफ जाएगी, अब जो ये वाला पोर्शन है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, देखिए ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला, इसमें तो कोई भी लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जाएगी वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, शेडो। जहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ पे क्या बन जाएगी हमारे पास, शेडो, ठीक है जी। और जो स्क्रीन होगी, जो स्क्रीन हमने कोई भी पर्दा लिया हुआ है जिसके हम क्या करेंगे, डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास बिल्कुल भी लाइट नहीं है, यहाँ पे क्या आएगी हमारे पास, शेडो आएगी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, ए डैश और बी डैश में हमारे पास, ए डैश और बी डैश में हमारे पास कोई भी लाइट नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास बिल्कुल अंधेरा है, शेडो है। अब ए डैश और बी डैश के, ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे आपको लाइट मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे कि आपको डार्क भी मिल सकती है, डार्क फ्रिंजेस भी मिल सकते हैं और ब्राइट फ्रिंज भी मिल सकते हैं,
ठीक है जी। देखिए डाइफ्रैक्शन को मैंने दो हमारे पास डायग्राम है उससे एक्सप्लेन किया है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक सोर्स है, उसमें एक ये स्लिट ली है, ठीक है। अब स्लिट ये ऐसे है, अब स्लिट एक और तरीके से भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे ये ली हुई है सेकंड डायग्राम में, मीन्स ये ए और बी, इसमें इसके बीच में हमारे पास जो लाइट है वो पास कर रही है, ठीक है जी। इसमें से लाइट पास कर रही है, इसमें जब लाइट पास होगी और यहाँ से जो लाइट वेव्स हैं वो क्या करेंगी हमारे पास, यहाँ से कॉर्नर से ए और बी से कॉर्नर से क्या होगी, बेंड होगी। बेंड होके सुपर इम्पोज करके हमारे पास ए डैश और बी डैश में यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, और हम क्या सकते हैं, हमारे पास ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और जो ये पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट नहीं जा रही, देखिए ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जा रही, लाइट का पाथ क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल डार्क होगा और हमारे पास क्या बनेगी, शेडो बनेगी। अब हमारी भी शेडो बनती है जब धूप होती है, ठीक है, जब हम चल रहे होते हैं तो सड़क पे देखते हैं हमारे पास हमारी शेडो बनती है। वहाँ पे भी क्या रीज़न होता है, डाइफ्रैक्शन, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, रीज़न क्या होता है, डाइफ्रैक्शन। डन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हाइजेन-फ्रेजनर्स थ्योरी ऑफ डाइफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइजेन-फ्रेजनर्स थ्योरी ऑफ डाइफ्रैक्शन। अभी देखो कि जो डाइफ्रैक्शन की थ्योरी थी, डाइफ्रैक्शन का जो फिनोमेना था, उसको पहले यंग्स ने भी अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उससे पहले सर इसाक न्यूटन ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। बट इनमें से कोई भी इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसके बाद जो हाइजन सर थे, ठीक है, उन्होंने किया, ठीक है, हाइजन सर ने क्या बोला कि जो हमारे पास हाइजन सर ने क्या बोला कि हमारे पास जो सोर्स होता है, ठीक है, जो हमारे पास सोर्स होता है, इससे जो वेव फ्रंट आता है, अभी इसको ध्यान से सुनना, हाइजन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। हाइजन के प्रिंसिपल को आगे लेकर फ्रेजनर सर ने डाइफ्रैक्शन की थ्योरी दी थी। कैसे, ये देखते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है। हाइजन सर ने क्या बोला था, एक सोर्स है, सोर्स से जो लाइट आती है, जो ये आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है। सोर्स में से जो ये हमारे पास लाइट वेव्स आ रही हैं, जैसे सोर्स हमने क्या लिया है, एक पॉइंट सोर्स लिया है, ठीक है। पॉइंट सोर्स से अब हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या बनेगा, स्फेरिकल शेप का बनेगा, ठीक है। और जब ये स्फेरिकल शेप का बनेगा, देखो इसके वेव फ्रंट को मैंने एक पोर्शन को ही एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा फुली ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। जैसे ये हमारे पास आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब प्राइमरी वेव फ्रंट से, अब देखिए जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, इससे जो वेवलेट्स निकलती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स का जो हमारे पास, उसको क्या करते हैं, जो देखो इसको, वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो हमारे पास क्या देती हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट देती हैं, ठीक है। अब ये कैसे देखती हैं इसको, मतलब जो मैं ड्रॉ कैसे करके उसने एक्सप्लेन किया था कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है हमारे पास, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स डिनोट करते हैं। जैसे इसको देखो, मैं क्लियर दिखा रही हूँ, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके ऊपर हमने क्या लिए, कोई भी पॉइंट ले लिए, ठीक है जी। और जब ये हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए, इनके ऊपर हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इनके ऊपर जो पॉइंट्स लिए हमने प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर, उनके ऊपर हमने क्या किया है, सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। और जो ये सर्कल है, इन सभी का हमने क्या ले लिया, लोकस ले लिया, ठीक है। जो ये हमारे पास सर्कल्स बने हैं, सर्कल ड्रॉ किए हैं, इन सभी का हमने क्या ले लिया, लोकस ले लिया। और जब ये जो लोकस है, यही आपको क्या देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है जी। ये जो लोकस है वो आपको क्या देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक बार और रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। हाइजन और फ्रेजनर सर की थ्योरी ऑफ डाइफ्रैक्शन में क्या था,
हाइसन सर ने क्या बोला था कि जो हमारे पास सोर्स है वो क्या, उससे जो वेव्स आ रही हैं वो क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। और जब प्राइमरी वेव फ्रंट से जो वेवलेट्स आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। और सेकेंडरी वेवलेट्स से हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है, ठीक है। कहते हैं जब ईच पॉइंट, कहते हैं प्राइमरी फ्रंट वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट होता है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और जो इन सर्कल, सभी सर्कल का एक लोकस लेते हैं तो वो हमें क्या देता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है जी। और इसके बाद जो फ्रेजनर सर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, फ्रेजनर सर ने इसको आगे प्रोसीड करके कैसे डाइफ्रैक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। देखिए, कहते हैं कि जो सेकेंडरी वे सोर्स है, सोर्स से हमारे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, ठीक है जी। इतना तो क्लियर है आप सभी को। अब क्या है, जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं, ठीक है, देखिए ये ऑब्स्टेकल है, ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। इसमें से जो लाइट वेव्स हैं ये यहाँ से पास हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से इसके जो ए और बी कॉर्नर से लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ से डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है जी। अब ए और बी का जो ये पार्ट है, ए और बी के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से, यहाँ के डिफरेंट पार्ट से लाइट वेव्स क्या होंगी, निकलेंगी, ठीक है। जब ये लाइट वेव्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे क्या मिल जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, स्क्रीन पे एक हमारे पास पैटर्न मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। अब जो ये वाला पोर्शन है, ए डैश और बी डैश के बीच वाला पोर्शन है जो, ठीक है जी, जो ए डैश और बी डैश के बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ब्राइट, बिल्कुल लाइट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है जी। अब ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे, अब मैं क्या बोल रही हूँ, ए डैश और बी डैश के बीच में तो हमें बिल्कुल क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब ए डैश के ऊपर और ए डैश के हमारे पास ए डैश के ऊपर, ठीक है, और बी डैश के नीचे, ठीक है जी, ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे हमारे पास क्या बनेंगे, अल्टरनेटली कंसेक्टिवली हमारे पास क्या बनेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे, ठीक है जी। ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे हमारे पास क्या बनेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। उनकी ब्राइटनेस है, ठीक है, जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, हमारे पास क्या करेगी, चेंज करेगी। डन जी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। डन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ठीक है। ए डैश और बी डैश के बीच में हमारे पास क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे, ठीक है जी, ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे हमारे पास अल्टरनेटिवली क्या बनेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे, जिनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजनर्स हाफ पीरियड जोन्स। मीन्स उसने इसको कि जो हमारे पास उसने पैटर्न दिया, उसने ये तो बोल दिया कि यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है सेंट्रल, या फिर उसके बाद आगे मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेटिवली बनते रहेंगे, ठीक है। अब उसने इसको मैथमेटिकली थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया, उसने क्या किया कि जो वेव फ्रंट है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, उसके बाद हम मैथमेटिकली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसने क्या बोला कि हमारे पास जो वेव फ्रंट लिया, कोई भी जो भी हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट लिया,
उसको जैसे ये वेव फ्रंट है हमारे पास ABCD, कौन सा वेव फ्रंट है ABCD, एस क्या है हमारे पास सोर्स है, सोर्स से जो हमारे पास वेव फ्रंट बन रहा है ABCD, इसको उसने क्या किया, एक जोन्स हाफ पीरियड, जिसको उसने क्या बोला था, हाफ पीरियड जोन्स बोला था, उसमें क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, किसको, वेव फ्रंट को, किसको, मैंने क्या बोला कि उसने क्या किया, जो वेव फ्रंट है उसने बोला कि वेव फ्रंट को उसने किस में डिवाइड कर लिया, हाफ पीरियड जोन्स में उसने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जैसे M, उसके बाद M1 M2 M3, ठीक है। अब हाफ पीरियड ही क्यों बोल रहे हैं, अब हाफ पीरियड ही क्यों बोल रहे हैं, देखिए M यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, M हम ABCD तो हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ठीक है जी, और M क्या हो गया हमारे पास, पोल हो गया, ठीक है जी, M हमारे पास क्या हो गया, पोल हो गया, और O है जो हमारे पास वो क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, O है जो हमारे पास वो क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है जी। और पोल से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, पोल से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट का तक का जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैंने ये पूछा कि उसने हाफ पीरियड जोन्स ही क्यों बोला, उसने हाफ पीरियड जोन्स ही क्यों बोला, क्योंकि जब उसने वेव फ्रंट को डिवाइड किया, जब उसने वेव फ्रंट को डिवाइड किया तो उसने क्या किया कि जो जैसे ये O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, O से लेके जो P तक का डिस्टेंस है, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने x बोला था और उन्होंने क्या बोल दिया, P बोल दिया, ठीक है। हमने क्या बोला था, x बोला था, उसने P बोल दिया, वो देखो तो वो तो नोटेशन है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि जो फर्स्ट जोन होगा, जैसे M1 है, ठीक है, या ये हमारे पास है, ठीक है जी, M1, ठीक है, M1 ये तो सेंटर से O से लेके P तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, P, ठीक है जी, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो तो क्या होगा, P। अब जो फर्स्ट जोन है M1, ठीक है, फर्स्ट जोन है जो M1, उससे जो लाइट वेव आ रही है, ठीक है, उससे जो लाइट वेव आ रही है उसका जो पाथ डिफरेंस है, जो O से लाइट वेव आ रही है और जो M1 से लाइट वेव आ रही है, इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, λ/2, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस क्या है, λ/2। और अब जो M2 से आ रहा है, ठीक है, उसमें और λ/2 और ऐड कर दिया, ठीक है। जो M1 से आ रही थी लाइट वेव और जो M2 से आ रही थी लाइट वेव, उन दोनों में पाथ डिफरेंस फिर क्या हो गया, λ/2। सिमिलरली आगे ही कंटिन्यूसली उसने कि M3 है, वैसे ही M4, उन सभी में λ/2 पाथ डिफरेंस क्या होता जाता है, ऐड होता जाता है, उसने ऐसा बोला था। इस वजह से ही इन जोन्स को क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है, इन पीरियड्स को क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन्स, मीन्स क्योंकि λ/2 पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, डन, ठीक है जी। एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ कि उसने क्या बोला, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को उसने क्या किया, हाफ पीरियड जोन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हाफ पीरियड जोन्स क्यों बोल रहे हैं, हाफ पीरियड जोन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास λ/2 पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है जी, डन। फर्स्ट का जैसे O से जो लाइट वेव ओरिजिनेट होगी उसका P, ठीक है, उसके बाद P + λ/2, फिर सेकेंड M2 जोन का क्या आ जाएगा, P + 2 λ/2, थर्ड का क्या आ जाएगा, M + 3 λ/2, डन। अब इनसे जो वेव्स निकलती हैं, जो ये जोन्स हैं, हाफ पीरियड जोन्स हैं, इनसे जो वेव्स निकलती हैं, ठीक है जी, जो इनसे वेव्स निकलती हैं वो सुपर इम्पोज करके आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न देती हैं।
ठीक है। अब जो मैंने शुरू से किया था वो अब तक मैं क्या कर रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। देखिए डाइफ्रैक्शन हमारे पास क्या था कि एक जो स्लिट लेते हैं, ठीक है जी, स्लिट के कॉर्नर से लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, इसको हम डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। और जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है वो हमें कैसे मिलता है, जो ये हमारे पास ये पोर्शन है, एक सिंगल पोर्शन है, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स से जो लाइट वेव्स आती हैं वो सुपर इम्पोज होकर हमें क्या देती हैं, डाइफ्रैक्शन पैटर्न देती हैं। और फ्रेस्नेल सर ने क्या बोला था, फ्रेस्नेल सर ने क्या बोला है कि हमारे पास जो ये पोर्शन है, ठीक है, जो ये यहाँ पे जो भी वेव फ्रंट होगा, प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट को उसने किस में डिवाइड किया, जोन्स में डिवाइड किया। किस में, जोन्स में डिवाइड किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन्स, क्योंकि उनका जो पाथ डिफरेंस है, सभी जोन्स का जो पाथ डिफरेंस है, वेव्स जो उसमें से आ रही हैं जोन्स में से, उनका जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, λ/2 इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है जी। तो ये और जो हाफ पीरियड ये जोन्स हैं, इनसे जो वेव्स आएंगी, ठीक है, जो इनसे वेव्स आएंगी वो सुपर इम्पोज होके हमको क्या देंगी, डाइफ्रैक्शन पैटर्न देंगी। और डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास क्या आएगा, सेंटर में हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा, वैसे ही हमारे पास क्या आएगी, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट मैक्सिमा और मिनिमा बनते जाएंगे। ठीक है जी, डन। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली ये मैंने यही लिखा है कि M1 हो मीन्स सेंटर से लेके और जो जोन तक है वो क्या है, जैसे x + λ/2 हो गया, फिर 2 + λ मीन्स λ/2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और आपको ये बिल्कुल क्लियर है, मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, 2 वीडियोज़ में रिपीट किया है कि जब हमारे पास 2 लाइट वेव्स में पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, जब हमारे पास 2 लाइट वेव्स में पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, पाई। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पाई। डन। ठीक है जी। और इसको हम और इसको हम देखते हैं तो हमारे पास MPO मतलब जनरली क्या लिख सकते हैं, MPO = क्या आएगा, x + p λ/2। x क्या था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो हमारे पास वेव फ्रंट का सेंटर था उससे जो डिस्टेंस था वो था x, ठीक है जी, + p λ/2। डन। अब उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, इसका जो एरिया आता है वो कैलकुलेट करके उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या आता है। एरिया तो हमें पता है कि जो ये हमारे पास बन रहे हैं ये सर्कुलर बन रहे हैं। अब एरिया तो सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एरिया के सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। और जब हम इसका r कैलकुलेट करते हैं, रेडियस कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना आता है, √px λ। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या आ गया, SP = πx λ। ठीक है जी। जो एरिया है इन हाफ पीरियड जोन्स का, जो ये हाफ पीरियड जोन्स बने हैं वेव फ्रंट में जो हाफ पीरियड जोन्स बने हैं, जो इनका एरिया है वो क्या है हमारे पास, SP = πx λ। ठीक है जी। और जो एरिया है, देखो पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, अब एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और लैम्डा पे, और x भी कांस्टेंट है, मीन्स सोर्स से लेके जो वेव फ्रंट से लेके हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो भी कांस्टेंट है, और जो सोर्स लेंगे उसकी वेवलेंथ वो भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम मोनोक्रोमेटिक यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ही वेवलेंथ का जो सोर्स है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया है इन हाफ पीरियड जोन्स का एरिया है वो नियरली क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, इक्वली होता है, कुछ खास फर्क नहीं होता। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आया है, देखिए जो एरिया का फॉर्मूला आया है इन हाफ पीरियड जोन्स का वो क्या आया है, पाई × x λ। ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है और x और लैम्डा भी हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं, तो जो इन हाफ पीरियड जोन्स का एरिया आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वली होंगे, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट।
ठीक है, एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। डन, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ओ। ठीक है, नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ओ मतलब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है जी। ओ क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उसके ऊपर जो इंटेंसिटी मतलब जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है, ठीक है, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है उसमें जो इंटेंसिटी है वो कैसी होगी। जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ठीक है, कि इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, वैसे ही हम इस पैटर्न में भी पढ़ रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो कैसी होगी, ठीक है, और वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न में, यहाँ पे हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न में तीन चीज़ों पे, तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। डायफ्रैक्शन पैटर्न की जो इंटेंसिटी आएगी मीन्स डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की या मैक्सिमा और मिनिमा की जो इंटेंसिटी है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है जी। सेकंड है डिस्टेंस ऑफ हाफ पीरियड जोन फ्रॉम द ओ, मीन्स हाफ पीरियड जोन से लेके, मीन्स हाफ पीरियड जोन से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ओब्लिक्विटी, ये देखते हैं कि ओब्लिक्विटी क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो ये हाफ पीरियड जोन्स होते हैं इनका जो एरिया होता है वो नियरली क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जो ये हाफ पीरियड जोन्स होते हैं इनका जो एरिया है वो एक दूसरे के क्या नियरली इक्वल ही होता है। तो इसका कोई खास इफेक्ट हमारे पास नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट ही हो गया एक तरह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ हाफ पीरियड जोन फ्रॉम ओ। सेकंड क्या है, डिस्टेंस ऑफ हाफ पीरियड जोन फ्रॉम ओ। वो कैसे वेरी करता है इंटेंसिटी के साथ, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इन्वर्सली स्क्वायर, ठीक है। इन्वर्सली स्क्वायर मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके जो हमारे पास सोर्स तक का डिस्टेंस है जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी कर रहा है। मीन्स जैसे जैसे हम हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स क्या होता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, कि नहीं। क्योंकि देखिए ये हमारे पास क्या था, एक्स क्या था, ये यहाँ से लेके ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक का था ना, ठीक है। वैसे वैसे ये वाला डिस्टेंस जो होगा वैसे वैसे क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। जैसे जैसे हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज होते जाएंगे मीन्स जैसे जैसे हमारे पास पी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डन, क्लियर है जी। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास वो क्या है, ओब्लिक्विटी एक एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा, और वो थीटा एंगल के ऊपर ओब्लिक्विटी किसको बोल रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है हमारे पास, इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, 1 + cos थीटा। इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, 1 + cos थीटा। अब थीटा कौन सा एंगल है, देखिए थीटा कौन सा एंगल है, ये रहा, ये क्या है, जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये क्या है, हाफ पीरियड जोन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हाफ पीरियड जोन से हमने क्या कर दिया, मैच कर दिया। और एस से जो लाइट वेव आ रही है मीन्स लाइट की जो प्रोपेगेशन है हो रही है जिस डायरेक्शन में, उन दोनों में जो एंगल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा।
जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हाफ पीरियड जोन से कनेक्ट कर देते हैं और जो प्रोपेगेशन वाली डायरेक्शन है उसके बीच वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा। तो ऑब्लिक्विटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कोस थीटा। जैसे जैसे जोन्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वैसे वैसे वही सेम चीज़ आ जाएगी कि जैसे जैसे हाफ पीरियड जोन्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है, देखिए इंटेंसिटी है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। डन, ये तो सभी को पता है। अब क्या है कि जो जोन्स बन रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट जोन है, ठीक है, ये सेकंड जोन है, ये थर्ड जोन है और ये फोर्थ जोन है, ठीक है। अब जो फर्स्ट जोन से इंटेंसिटी है उसको हम बोल रहे हैं कि E1, इसको बोलेंगे E2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा E3, ये क्या हो जाएगा E4। डन, ठीक है। तो जब हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू E1। ये मैंने इन सभी का प्लस नहीं किया, मैंने क्या लिखा है, देखिए E1 माइनस E2, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस E5। मैंने ऑल्टरनेट प्लस नेगेटिव साइन लगाए हैं, मतलब अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे वाले का नेगेटिव ले रही हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ले रही हूँ। ऐसा क्योंकि हमारे पास, हमने यही ऊपर देखा था, पढ़ा था कि जो हमारे पास जो जोन्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट जोन है और सेकंड जोन है, इनमें जो लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है। हमने हाफ पीरियड जोन्स बोला था। हाफ पीरियड जोन्स क्यों बोला था, कि जो फर्स्ट जोन से लाइट वेव आ रही है और जो सेकंड जोन से लाइट वेव आ रही है, उनमें जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, λ/2। और हमें पता है कि जब λ/2 पाथ डिफरेंस होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पाई होता है, ठीक है जी। तो पाई होगा, इट मीन्स फेज चेंज होगा ना 180 का, ठीक है जी। तो इस वजह से मैंने क्या लिखा है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ठीक है, वो क्या आएगी, E1। अगर फर्स्ट का E1 आएगा तो पाई फेज डिफरेंस की वजह से दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस E2, ठीक है। फिर थर्ड बनेगा प्लस E3, फिर फोर्थ का क्या आ जाएगा, माइनस E4। ऐसे ऐसे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है जी। डन। अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास P क्या हो, ओड हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अब अगर हमारे पास P क्या हो, ओड हो, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, E मतलब इंटेंसिटी ड्यू टू ओड जोन्स, सॉरी एम्पलीट्यूड जो हमारे पास आएगा, इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। जो एम्पलीट्यूड आएगा लाइट वेव्स का, कौन सी लाइट वेव्स, जो लाइट वेव्स हमारे पास किस जोन से आ रही हैं, ओड, मतलब जैसे 1, 3, 5, 7 वाले जो जोन्स होंगे उनसे जो लाइट वेव्स आएंगी उनका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कैसा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो क्या आ रहा है हमारे पास, E1/2 प्लस EP/2, E1/2 प्लस EP/2। डन। और जब हम E1 की बात कर रहे हैं, मतलब 2, 4, 6, 8 वाले जो जोन्स हैं, हाफ पीरियड जोन्स हैं, उनमें से जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, E इज इक्वल टू E1/2 माइनस EP/2। ये कहाँ से आए, कहाँ से आए, इस वाले रिलेशन में से आए हमारे पास, इसमें पुट करके, ठीक है जी। तो अब देखिए जो E ओड आ रहा है, उसमें E1/2 प्लस EP/2 है, ठीक है। और जो E1 आ रहा है उसमें क्या है, E1/2 माइनस EP/2। अब देखिए इसमें प्लस हो रहा है और इसमें माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो E होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा E से। मतलब जो ओड वाले हाफ पीरियड जोन्स हैं, मतलब जो 1, 3, 5 वाले जोन्स आएंगे उनकी इंटेंसिटी E1, 2, 4, 6 वाले हाफ पीरियड जोन से क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। डन, ठीक है।
मैंने क्या बोला कि जो ओड वाले हाफ पीरियड जोन्स हैं, मीन्स 1, 3, 5 वाले जो जोन्स हैं, उनसे जो हमें लाइट वेव्स की इंटेंसिटी मिलेगी, जो वहाँ से एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो इवन हाफ पीरियड जोन्स हैं। ठीक है जी, डन। तो अब ये तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या है कि ओनली फर्स्ट जोन ही एक्सपोज हो। ठीक है, जैसे ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का जो ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो एक कंडीशन ले रहे हैं कि अगर हमारे पास जो स्क्रीन है ये वाली, इसके ऊपर ओनली जो फर्स्ट वाला, ठीक है, M1 वाला हाफ पीरियड जोन ही एक्सपोज हो। ठीक है, M1 वाला हाफ पीरियड जोन ही एक्सपोज हो, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या आएगी, मीन्स जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होगा उससे जो लाइट वेव्स आएगी उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो M1 के कोर्सपोंडिंग हमारे पास जो लाइट वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, E1, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 का स्क्वायर। हमारे पास आई क्या आ जाएगा, E1 का स्क्वायर। ये कब बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ओनली फर्स्ट वाला जो हाफ पीरियड जोन है वही एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट वाला हाफ पीरियड जोन है अकेला वही एक्सपोज हो रहा है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, E1 का स्क्वायर। मीन्स जो फर्स्ट वाला हाफ पीरियड जोन है उसकी से जो लाइट वेव आ रही है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। डन। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं हम, तब पहले तो हमने बात की कि अगर स्क्रीन के ऊपर ओनली फर्स्ट वाला, स्क्रीन के ऊपर क्या हो, हमारे पास अकेला फर्स्ट वाला हाफ पीरियड जोन ही एक्सपोज हो। ठीक है जी, बट अब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आए हमारे पास, क्या आए, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आएंगे तो हमारे पास टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उन दोनों इवन और जो ओड निकाले थे। ठीक है, इवन जो और निकाले थे ये वाले। ठीक है, कौन से वाले, ये वाले। अब इनका कर रहे हैं, इनको प्लस माइनस करके इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, इन दोनों का सम ही आएगा ना हमारे पास, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, E1/2 प्लस माइनस EP/2 का होल स्क्वायर। क्या आएगी, अगर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ जो हाफ पीरियड जोन्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, E1/2 प्लस माइनस EP/2 का होल स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि इसमें बात कर रहे हैं कि अगर P लार्ज हो, मतलब जो हाफ पीरियड जोन्स हैं नंबर उनके क्या हो, ज़्यादा हाफ पीरियड जोन्स स्क्रीन के ऊपर एक्सपोज हो रहे हो, तो क्या आ जाएगा, तो EP क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमने जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था तब हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे P इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या करती जाती है, डिक्रीज़, या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मतलब एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करता जाता है, डिक्रीज़, तो इस वजह से इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ करती जाती है। अगर P बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो जो EP वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी स्क्वायर होकर तो और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है जी, तो जो इंटेंसिटी है, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है उसमें कौन सी टर्म रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म रह जाएगी, E1/2 वाली। ठीक है, जब E1/2 वाली रह जाएगी तो इंटेंसिटी का क्या रिलेशन आएगा, E1/4। ठीक है जी, तो और E1² क्या था, इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। E1² हमारे पास क्या था, इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, एक ही हाफ पीरियड जोन की वजह से जो इंटेंसिटी आ रही है उसकी बात कर रहे हैं।
ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, अगर कहते हैं कि P, अब इससे रिजल्ट हमें क्या मिला कि अगर P बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, अगर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो जो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बनेगा, जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनेगा उसकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, 1/4 होगी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के। इट मीन्स जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ होगी। ओनली सेंटर पे ही हमारे पास सबसे ज़्यादा लाइट मिलेगी, इसी वजह उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हाफ पीरियड जोन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारे पास इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है जी। वैसे वैसे जो ब्राइट हमारे पास फ्रिंजेस बनेंगी उनकी इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डन, क्लियर है जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। डन है, डन। नेक्स्ट हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं, पिछले वाले जो हमने कंटेंट किया था उसी के बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई न्यूटन्स रिंग द सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज डार्क। वाई न्यूटन्स रिंग द सेंट्रल स्पॉट इज ऑलवेज डार्क। ठीक है जी। एक तो रिफ्लेक्टेड वाला मिलता है और एक ट्रांसमिटेड वाला मिलता है। रिफ्लेक्टेड वाले में हमारे पास सेंटर में क्या होता है, ब्राइट होता है, और ट्रांसमिटेड हमारे पास क्या होता है, डार्क होता है। ठीक है। अब कहते हैं कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, थिकनेस ऑफ द फिल्म इज 0 एट द सेंटर। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस रहते हैं, ठीक है, सेंटर पे तो थिकनेस बिल्कुल 0 होती है भाई। ठीक है। सेकंड है, पाथ डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज λ/2। वो तो हमने डिस्कस किया है, वो बहुत बार बोल चुके हैं कि जब लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है तो λ/2 पाथ डिफरेंस और पाई फेज डिफरेंस इंक्लूड हो जाता है। ये भी सही है। ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अंडरगोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो सेंटर पे कौन सा बन रहा है, डार्क। जहाँ पे डार्क बनता है वहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव ही होती है। ये भी सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ अबव। यस, ये सभी ऑप्शन ही क्या हैं, सही हैं। थिकनेस भी हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट में जब यहाँ पे थिकनेस होती है ये भी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि ये वाली फिल्म बनती है ना हमारे पास, ये वाली फिल्म बनती है, ये वाला डिस्कस किया था ना हमने कि ये क्या है हमारे पास, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस था, ये ग्लास प्लेट थी, और इसके बीच में जो ये शेड कर रही हो ये हमारे पास क्या बनती थी, फिल्म बनती थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आती थी, न्यूटन रिंग्स आती थी। तो जो ये बिल्कुल सेंटर है ये वाली चीज़ पे, यहाँ पे थिकनेस क्या है, बिल्कुल 0 है। ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में भी पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या करती हैं, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, तो ही हमारे पास क्या बनता है, डार्क फ्रिंज बनता है। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑल ऑफ अबव। डन जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिक्चर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट। कहते हैं अगर इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे हैं कि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न में हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह पे हम क्या ले लें, वाइट लाइट ले लें। ठीक है, वाइट लाइट लेंगे तो हमारे पास कैसा पैटर्न आएगा, इट विल बी टर्न टू ब्लैक, सभी का सभी ब्लैक हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, इट विल बी टर्न टू ब्राइट, सारा का सारा ब्राइट हो जाएगा, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल पूरी लाइट मिलेगी। बैंड्स विल डिसअपीयर, बैंड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर बैंड्स ख़त्म हो जाएंगे हमें कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा। फोर्थ है, मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स, सभी के सभी कलर्स मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा।
ठीक है। तो अब देखो वाइट लाइट है चाहे मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो पैटर्न मिले वो अच्छा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मिले। ठीक है, इंटरफेरेंस तो जो भी लाइट लेंगे सभी में इंटरफेरेंस तो होगी। ठीक है, बट जो जैसे वाइट लाइट लेंगे तो वाइट लाइट में तो हमें पता है कि 7 कलर्स होते हैं, तो वो उन सभी 7 कलर्स की इंटरफेरेंस होती है। तो सभी कलर्स, कुछ कलर्स डोमिनेट कर जाते हैं और कुछ कलर्स नहीं करते। तो जो पैटर्न मिलता है हमारे पास, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वाइट लाइट में, तो वो उसमें सभी कलर्स क्या होते हैं, मिक्स ही होते हैं। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेट फिनोमिना ऑफ। न्यूटन्स रिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट में कौन सा फिनोमिना हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। हमने न्यूटन्स रिंग वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वो किस में था, क्या है उसमें, कौन सा फिनोमेना हो रहा था, हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कौन सा फिनोमेना हो रहा था, इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डन जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इफ वी रिड्यूस द रेडियस ऑफ कर्वेचर। In Newton's ring experiment, if we reduce the radius of curvature of plano-convex lens to 0, मीन्स जो प्लेनो-कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r है, अगर हम वो बिल्कुल 0 कर देते हैं तो वट विल बी द इफेक्ट ऑन न्यूटन्स रिंग्स, तो वो क्या होंगी, बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगी, डार्क हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, या बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस आर की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका न्यूटन्स रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देखो न्यूटन्स रिंग वाला एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करवाया है, इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में देंगे कि अगर R 0 हो जाएगा तो जो न्यूटन्स रिंग्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी, ब्राइट बनेंगी, डार्क बनेंगी, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगी, या क्या होंगी, हमारे पास डेंस हो जाएंगी। मतलब कि उनकी जो बनने की, जैसे 1 2 3 4 5 ये जो अमाउंट बनने की होगी वो क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी इसका क्वेश्चन तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने खुद कमेंट सेक्शन में बताना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स इज मेनली बिकॉज ऑफ। इंटरफेरेंस जो हमारे पास होती है थिन फिल्म्स में वो किसकी वजह से होती थी, ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिफरेंस, एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड और एडिशन ऑफ वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स में हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी रिफ्रैक्शन कोटिंग। इस वाला जो ये वाला आर्टिकल है वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एंटी रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। एक बार और थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने क्या ली थी, एक ग्लास स्लैब ली थी। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या की थी, कोई एंटी रिफ्लेक्शन मटेरियल की क्या की थी, कोटिंग की थी। ठीक है, और वो वाला याद भी दिलवा दूँ कि हमने कौन सा लिया था, MgF2 प्रेफर करते हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ये हेल्प्स इन किस चीज़ में हेल्प करती है, मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस। मतलब जो टॉप सरफेस ले रहे हैं, जिसकी कोटिंग कर रहे हैं, वो क्या करता है, लाइट की रिफ्लेक्शन को कम कर देता है। सेकेंड ऑप्शन है ऑब्जॉर्ब एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द मीडियम। जो लाइट एंटर करेगी ग्लास स्लैब में उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। थर्ड ऑप्शन है अलाउज मैक्सिमम लाइट टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द टॉप सरफेस। ठीक है, कि टॉप सरफेस से क्या करेगा, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गई हमने रिफ्लेक्ट नहीं करवाना मैक्सिमम, हमने तो एंटी रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। अलाउज मिनिमम लाइट टू एंटर इनटू द मीडियम, कि मीडियम में लाइट कम से कम एंटर करे। देखिए हम एंटी रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इस वजह से लगा रहे हैं ताकि हमारे पास सिर्फ, हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी कौन सी, कि अगर टी की वैल्यू लैम्डा f/4 आती है, लैम्डा f/4 आती है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन हम बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो मीडियम में लाइट कम से कम पास ना ही हो तो अच्छी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या, कौन सी ऑप्शन सही आएगी, इसमें हमारे पास ऑप्शन जो सही आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट क्या है, मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये नहीं है कि हमने लाइट को मीडियम में से जाने से रोकना है या कुछ, हमने क्या करना है, उसकी कोटिंग करने का मेन पर्पज़ क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है टॉप सरफेस से, रिफ्लेक्शन जो टॉप सरफेस जिसकी हम कोटिंग कर रहे हैं, उस सरफेस से रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हो सके, कम से कम हो सके, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगी, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मिनिमाइज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मेड ओवर द ग्लास कवर। ठीक है, इनमें जो हमारे पास क्या था, एक तो जो बाहर वाला मीडियम तो हमारे पास एयर ही हो जाती है, ये ग्लास स्लैब थी, ठीक है, ये उसके ऊपर हमने किसी चीज़ की कोटिंग की थी, ठीक है। तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा होना चाहिए था, कि ये वाली कंडीशन भी मैंने याद आपको बताई थी, क्या कंडीशंस होती थी, कि उनमें से जो सही कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, देखिए आप बताइए कौन सी होगी, सोचिए एक बार। कि अगर फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं कि एयर का ज़्यादा होना चाहिए, फिर फिल्म का उससे कम होना चाहिए, ग्लास का उससे कम होना चाहिए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और अगर आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो ये बिल्कुल रीऑर्डर से वे में लिखी हुई है, अच्छे वे में ही लिखी हुई, मतलब कहीं पे कह रहे हैं कि ग्लास का फिल्म से ज़्यादा हो जाए, कहीं पे लिख रहे हैं कि फिल्म का एयर से ज़्यादा हो जाए, नहीं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में यही था ना, हमने देखा था कि जो एयर है, ठीक है, एयर की सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, सॉरी गलत मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, जिसमें क्या है हमारे पास एयर का कम है फिल्म से और फिल्म का कम है ग्लास से, ठीक है। एयर का कम है फिल्म से, फिल्म का कम है ग्लास से, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग विच इज़ ट्रू, इन रेफरेंस विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग विच इज़ ट्रू, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ऑप्शन लिखी हुई हैं अभी, है ना, पढ़ने में दिक्कत होगी, है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कौन सी दिक्कत होती है भाई। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, थिकनेस ऑफ द फिल्म शुड बी चेंज्ड फॉर द लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी। कहते हैं जो थिकनेस है, ठीक है, वो जो थिकनेस है वो चेंज करनी चाहिए, ठीक है, सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी। सेकेंड ऑप्शन है, थिकनेस द फिल्म नीड नॉट बी चेंज्ड फॉर लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी। इसमें कह रहे हैं कि फर्स्ट में कह रहे हैं कि थिकनेस टी चेंज करना चाहिए, इसमें बोल रहे हैं कि टी नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। और सी और डी ऑप्शन में क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्म शुड बी इंक्रीज्ड, इसमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, और जो इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसमें हायर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, और इसमें एक चीज़, इसमें चेंज क्या कर रहे हैं, थिकनेस को एक बार इंक्रीज़ कर रहे हैं और फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा था इसके ऊपर एक पहले भी MCQ क्या था, जिसकी ऑप्शन ये थी कि जो थिकनेस होनी चाहिए हमारे पास, जो थिकनेस होनी चाहिए वो वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए, जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। तो थिकनेस को हमने चेंज नहीं करना,
थिकनेस को चेंज नहीं करना। थिकनेस हमारे पास किसके कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्म नीड नॉट बी चेंज्ड। थिकनेस ऑफ द फिल्म नीड नॉट बी चेंज्ड। थिकनेस है वो जो उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, अगर वो सेम वेवलेंथ मतलब जो वेवलेंथ ले रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग ही है, ठीक है, बट डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, बी। देखिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हेन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज व्यूड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड लाइट देन सेंट्रल स्पॉट इज, ठीक है। सेंट्रल स्पॉट कैसा होगा, इसका तो आंसर आप खुद बताओगे भाई, मैंने नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना, बहुत बार डिस्कस हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 4th क्वेश्चन का और एक 9th क्वेश्चन का आंसर आपने खुद बताना है, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट यूज टू चेक। न्यूटन्स रिंग वाले एक्सपेरिमेंट में हम कौन सी दो चीज़ें चेक करते होते थे, एक तो वेवलेंथ और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन पड़ी है हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, यही था ना। न्यूटन्स रिंग्स वाले एक्सपेरिमेंट के 2 यूजेस किए थे हमने, एक तो वेवलेंथ वाला और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी है, ई ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रोसेस के ऊपर वर्क करता है। आजकल हमारे पास जो घर में नेटवर्क वगैरह लगा रहे हैं, जैसे नेट प्लस वाले आ रहे हैं, तो वो उनकी जो स्पीड है वो जो पहले वाले नेटवर्क थे उनसे क्या हो रही है, ज़्यादा है, अच्छी है। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी वहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ करते थे, सिंपल जो वायर्स होती थी कॉपर की, वो यूज़ करते थे। अब इसमें कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास एनर्जी लॉस कम होता है, ठीक है। तो जो सिग्नल है उसकी अटेन्यूएशन कम होती है, डन। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है इसमें यहाँ पे ऐसा मटेरियल लगाया होता है कि जो लाइट है, जो सिग्नल है वो बाहर ना जा सके, वो यहाँ से इन दोनों सरफेसेस से क्या होता जाए, बीच बीच में ही रिफ्लेक्ट होता जाए। और जब ये बीच बीच में रिफ्लेक्ट होगा, बाहर नहीं जा पाएगा, तो सिग्नल कितना भी डिस्टेंस कवर कर ले, वहाँ से हमारे पास सिग्नल क्या होगा, वीक नहीं होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है जी। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ रेनी डे और स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर शो डिफरेंट कलर्स, दिस इज ड्यू टू। कहते देखते हैं ना कि जिस दिन बारिश हुई होती है तो तब सड़क पे देखें तो सड़क पे आपको कुछ कलर मिल रहा होता है, ठीक है। कलर फिल्म सी अपीयर हो रही होती है, क्यों हो रही होती है, क्योंकि सड़क पे कभी कभी हमारे पास ऑयल या सोप वगैरह कोई ऐसी चीज़ हमारे पास गिरी होती है, और जब बारिश का पानी आता है तो उसकी वजह से वो फिल्म क्रिएट हो जाती है, पानी के ऊपर ऑयल की फिल्म क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वो कलर शो होती है, किस वजह से शो होती है, हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अभी हमने पहले उस दिन ही डिस्कस किया था कि किस वजह से होती है, इंटरफेरेंस की वजह से। किस वजह से होती है, इंटरफेरेंस की वजह से। तो राइट ऑप्शन कौन सी है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज ड्यू टू। रेनबो किस वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। थर्ड ऑप्शन है आयनाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। फोर्थ ऑप्शन है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहे हैं कि जो सनलाइट है वो अब्जॉर्ब हो जाती है,
ठीक है। जो लाइट वेव्स हैं, सॉरी ड्रॉपलेट्स हैं, वो सारी की सारी सनलाइट को थोड़ा ना अब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ही होती है तो उनमें तो रिफ्लेक्शन भी होगी और रिफ्रैक्शन भी होगी हमारे पास, ठीक है। तो डिफ्यूज़न, सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं कि डिफ्यूज़न ऑफ सनलाइट, डिफ्यूज़ हो जाएगी लाइट, नहीं। आयनाइजेशन हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स की, मीन्स जो वाटर है H2O वो H+ और OH नेगेटिव नाइन्स पे टूट जाएगा, नहीं जी। लास्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, यस, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो लाइट वेव्स हैं, सॉरी लाइट वेव्स बोलो, जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं, तो इससे हमारे पास क्या होगी, और क्योंकि हमारे पास ये क्या है, वाटर भी है, ठीक है, और बाहर क्या एयर है, तो रिफ्रैक्शन भी होगी और हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन भी होगी। तो इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से हमारे पास क्या होता है, रेनबो क्रिएट होता है। इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से हमारे पास क्या होता है, रेनबो क्रिएट होता है। डन, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, in Newton's ring experiment the diameter of bright fringes is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेकंड है नेचुरल नंबर, थर्ड ऑप्शन है इवन नेचुरल नंबर, लास्ट डी ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने इसका एक्सप्रेशन किया भी था, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ऑड नेचुरल नंबर थे, ठीक है, और जो डार्क फ्रिंजेस थे उसके लिए क्या था, इवन या सिंपल इवन नेचुरल नंबर्स की भी बोल सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स के प्रोपोर्शनल था। डन जी, सिंपल नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। डन, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि जो विद्या है, पढ़ाई है, वो एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करोगे तो बढ़ती है, ठीक है, और शेयर करने से कम नहीं होती, किसी और का भी भला होगा, हमने अकेले ही नहीं बैठना गवर्नमेंट जॉब पे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सही ठीक करने की, उसको हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई देंगे। डन, थैंक यू एवरीवन।